जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक बार फिर कायराना आतंकी वारदात को अंजाम दिया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। कठुआ में हुए इस आतंकी हमले में 5 जवान घायल भी हुए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पंजाब के पठानकोट में सैनिक अस्पताल में एडमिट किया गया है। अटैक को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को खोजने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। हमले में शहीद होने वाले जवानों की संख्या अब तक 5 है। अटैक के बाद 5 जवानों को पहले कठुआ के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भर्ती किया गया, लेकिन देर रात उन्हें पंजाब के पठानकोट में स्थित आर्मी अस्पताल रेफर कर दिया गया। हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को कोई सफलता नहीं मिल सकी। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जंगल के अंदर आतंकी हमले की सटीक जगह का पता लगाया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक हमले में 2 से 3 आतंकी शामिल हो सकते हैं। आतंकियों का मकसद ज्यादा से ज्यादा जवानों को हताहत करने का था। वो अपने साथ अत्याधुनिक हथियार लेकर आए थे। बता दें कि 2 दिनों पहले ही 6 जुलाई को जम्मू कश्मीर के कुलगांव में मुठभेड़ के दौरान 2 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि तब सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया था। तो सेना पर अटैक हुआ, गाड़ी पर फायरिंग हुई, 5 जवान शहीद हो गए। सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरा घटनाक्रम तस्वीरों के माध्यम से समझिए। शनिवार को 2 अलग अलग जगहों पर मोदरगाम और चिनीग्राम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। 2 महीने में 2 बड़े हमले। 4 मई को पुंछ में हुआ, 9 जुलाई को कठुआ में सेना के वाहन पर हमला कर दिया। तो 2 महीने में 2 बड़े हमले हुए हैं। 9 जुलाई की बात है। कठुआ में 5 जवान शहीद हो गए, 5 घायल हैं। एयरफोर्स के काफिले पर हमला किया 4 मई को पुंछ में। तो उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए, तो वहीं 5 घायल हैं। और इस हमले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सैनिकों की शहादत पर गहरा दुख जाहिर किया और कहा कि इस कठिन समय में राष्ट्र शहीद जवानों के परिजनों के साथ मजबूती से खड़ा है। चलिए बात कुछ और खबरों की। भोपाल से खबर। आतंकी फैजान के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी संगठन के संपर्क में था फैजान। पूछताछ में आतंकी फैजान ने कबूला है आतंकी संगठन से एक बार हुई है बातचीत। गूगल सर्च कर हासिल किया था आतंकी संगठन का नंबर। आतंकी संगठन से जुड़ना चाहता था फैजान। मध्य प्रदेश एटीएस ने फैजान की कॉल डिटेल खंगाली। फैजान के संपर्क में रहने वाले संदिग्धों से एटीएस की पूछताछ जारी है, आज खत्म हो रही है। और आतंकी फैजान की 5 दिन की रिमांड एटीएस आज कोर्ट में फैजान को पेश करेगी। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जब एटीएस ने फैजान को गिरफ्तार किया था, अरेस्ट किया था, तब से ही आशंका लगाई जा रही थी, उम्मीद थी कि जब फैजान से पूछताछ होगी तो कई बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। वैसा ही कुछ होता हुआ नजर भी आ रहा है। विवेक। बिल्कुल सही बात है सुमित। पिछले 5 दिन से लगातार एटीएस फैजान से पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इंडियन मुजाहिदीन का ये स्लीपर सेल था और खुद ही ये आतंकी संगठन से जुड़ना चाहता था और इसने बाकायदा आईएसआई के संपर्क में रहने के लिए गूगल से सर्च किया और बाद में आतंकी संगठन से बातचीत की। और एटीएस ने अपनी पूछताछ में यह कई बड़े अहम जानकारी निकाली है कि ये एटीएस के कई अफसरों पर भी हमला करना चाहता था। एटीएस के कई अधिकारी इसके रडार पे थे और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि आईएसआई के संपर्क में आने के बाद इसने मध्य प्रदेश में कई जगह सुसाइड बॉम्बिंग का भी प्लान बनाया था। तो ये एक बड़ी जानकारी है कि आतंकी फैजान के बारे में जो खंडवा से गिरफ्तार हुआ, एटीएस ने अपनी पूछताछ में कई अहम जानकारियां निकाली है। इसके अलावा फैजान की तरफ से ये एटीएस ने खंडवा से इसको गिरफ्तार किया है और पूछताछ जब आगे बढ़ेगी, हालांकि रिमांड अब खत्म हो रही है, लेकिन एटीएस आज कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड बढ़ाने की मांग की जाएगी। और अगर रिमांड बढ़ती है और भी ज्यादा पूछताछ होती है तो इसके और भी साथी गिरफ्तार हो सकते हैं, इसके जद में आ सकते हैं। विवेक, ये अब्दुल रकीब नाम का एक शख्स था जो खंडवा से गिरफ्तार हुआ था पिछले साल। बंगाल एसटीएफ ने इसको यहाँ से गिरफ्तार किया था और आतंकी फैजान बाकायदा बंगाल मिलने गया। उसी वक्त एटीएस के रडार पे आ गया था और लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता था, आतंकी संगठनों के बारे में सर्च करता था। और यकीन मानिए सुमित, आज जब इसकी रिमांड एटीएस फिर से लेती है कोर्ट के जरिए पेश करके, तो इसमें कई और लोगों के शामिल होने के
सबूत एटीएस को मिलेंगे और एटीएस निश्चित तौर पर जब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, परत दर परत खुलासे होंगे तो कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर में शारदा चौक तातियापारा सड़क चौड़ीकरण का मामला है। कल सीएम विष्णुदेव साय से मिलेंगे मेयर और पार्षद। मेयर एजाज डेबर और एमआईसी सदस्य सीएम से चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर। 13 जुलाई से चौड़ीकरण को लेकर जुटाया जाएगा जन समर्थन। जन समर्थन के तहत कांग्रेस पार्षद दल शुरू करेगा अभियान। पब्लिक से पूछा जाएगा सड़क चौड़ीकरण चौड़ी हो या ना हो, सड़क का चौड़ीकरण होना चाहिए ना होना चाहिए, ये पब्लिक से ही पूछा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेंगे। रोहित हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। रोहित, शारदा चौक तातियापारा सड़क चौड़ीकरण का मामला काफी संवेदनशील और अब ये तूल पकड़ता जा रहा है। कल मुलाकात होनी है मेयर की सीएम से। बिल्कुल, देखिए 2008 से ये मामला अटका हुआ है और अब तक ये चौड़ीकरण नहीं हो पाया है। एक बार का मुआवजा उस समय जो महापौर थे सुनील सोनी, उनके कार्यकाल में दे दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस पर सड़क चौड़ीकरण नहीं हो पाई, जिसको लेकर अब लगातार कांग्रेस पार्षद दल ये इसको सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पिछले सरकार पे राशि जारी की गई थी, 4 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी अभी तक सड़क का काम नहीं शुरू हुआ। तो जिसको लेकर कुछ दिन पहले महापौर एजाज डेबर ने जो है वो पदयात्रा भी निकाली थी। अब कल सीएम से मुलाकात होने वाली है। सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात करके महापौर एजाज डेबर के साथ में तमाम कांग्रेस के पार्षद उनसे मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद में जल्द काम शुरू होने की जो है वो उनसे आग्रह करेंगे कि जल्द इस पे काम शुरू किया जाए। इसके अलावा एक बड़ा अभियान भी जो है निगम चुनाव से पहले महापौर एजाज डेबर की अध्यक्षता में शुरू किया जाएगा। साक्षरता अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें तमाम आम जनता से सुझाव लिया जाएगा, उनसे सिग्नेचर लिया जाएगा कि सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर बड़ा अब एक अभियान जो है वो देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले कल मुलाकात होगी, मुलाकात के बाद जल्द काम शुरू करने का आग्रह कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। ठीक है रोहित, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। तो कल मेयर मुलाकात करने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय से, जन समर्थन भी जुटाएंगे सड़क चौड़ीकरण को लेकर। आगे बढ़ेंगे। अब आम जनता की समस्या सुन रहे हैं मंत्री। अलग अलग दिन मंत्री रहते हैं सहयोग केंद्र में मौजूद। सहयोग केंद्र शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। राजधानी रायपुर में बीजेपी दफ्तर में आयोजित होगा सहयोग केंद्र। आज मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की बारी है, वो लोगों की समस्याएं सुनेंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे। आज स्वास्थ्य से जुड़ी, हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को सुनेंगे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। तो सहयोग केंद्र के जरिए बीजेपी लोगों की बातें सुन रही है, कार्यकर्ताओं की बातें सुन रही है। अधिक जानकारी के लिए रोहित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ही रुख कर लेते हैं रोहित मिश्रा का। रोहित, कल अरुण साव ने लोगों की बात सुनी थी, आज बारी है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की। बिल्कुल, देखिए लगातार सहयोग केंद्र में तमाम कार्यकर्ताओं और आम जनता की जन समस्या सुनी जा रही है। अलग अलग दिन अलग अलग मंत्री वहां पे पहुंचते हैं, पहुंचने के साथ पे वहां पे लोगों की समस्या का निराकरण करते हुए नजर आते हैं। तो इससे पहले हमने देखा था कि लखनलाल देवांगन की ओर से जो है ये सहयोग केंद्र पे तमाम लोगों की समस्या सुनी गई थी। कल उप मुख्यमंत्री अरुण साव मौजूद थे। ऐसे दौरान पे कई समस्याएं सामने आई, जिन पर तुरंत अरुण साव ने फोन किया। फोन करने के बाद भी त्वरित रूप से कई समस्याओं का निराकरण कर दिया गया था। और आज स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं को सुनने के लिए जो स्वास्थ्य मंत्री है श्याम बिहारी जायसवाल, वो मौजूद रहेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और अपनी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर जो है वो मंत्री के सामने रहेंगे और जल्द उसको ठीक करने का आग्रह भी करेंगे। तो लगातार सहयोग केंद्र के माध्यम से आम जनता को राहत मिल रही है और आज स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं को सुनने का जो क्रम है वो दिखेगा। बहुत शुक्रिया रोहित, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। तो एक जनता से कनेक्ट होने का एक तरीका भी है भारतीय जनता पार्टी का इस आयोजन के जरिए, सहयोग केंद्र के जरिए। आगे बढ़ेंगे। अब आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाराष्ट्र के नागपुर जा रहे हैं। सीएम यहां पर स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा सीएम यवतमाल जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उसके बाद सीएम भोपाल लौट आएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। जिलाध्यक्षों की पहली बैठक होगी। जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के परफॉर्मेंस पर चर्चा होगी। इस बैठक में दूसरी बैठक प्रदेश कार्यकारिणी की होगी। नगरीय निकाय चुनाव के लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांग्रेस अब बैठकों का दौर शुरू करने वाली है। जिलाध्यक्षों की पहली बैठक होनी है और जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के परफॉर्मेंस पर बातचीत की जाएगी। इस बैठक में चर्चा होगी
और इसके बाद दूसरी बैठक होगी प्रदेश कार्यकारिणी की। नगरीय निकाय चुनाव के लिहाज से कांग्रेस की बैठक काफी महत्वपूर्ण। प्रदेश कार्यकारिणी की कांग्रेस की बैठक नगरीय निकाय चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मध्य प्रदेश में सरकार ने गरीब कल्याण और विकास के लिए अधिकारियों की कमेटियां बनाई हैं। सरकार की योजनाओं का टारगेट पूरा करने की जिम्मेदारी अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को मिली है। जनजाति वर्ग के आय के स्रोत में बढ़ोतरी के लिए वन विभाग ने एसीएस को अध्यक्ष बनाया है। इसमें 9 विभागों के अधिकारियों को भी सदस्य बनाया गया है। एयर एम्बुलेंस, पीएम श्री, धार्मिक पर्यटन और धार्मिक हेली सेवा, पर्यटन क्षेत्र में एयर कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए कमेटी बनी है। पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। संस्कृति, लोक स्वास्थ्य, चिकित्सा, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी और विमानन विभाग के प्रमुख सचिव को सदस्य बनाया गया है। ये कमेटियां 1 हफ्ते के भीतर इस बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजेंगी। वहीं कवर्धा में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ के पंडरिया ब्लॉक के पटवारी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो किसान से बंटवारे नामे की पट्टा पर्ची बनाने को लेकर रिश्वत लेते हुए नजर आ रहा है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने जांच के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद रिपोर्ट के बाद कलेक्टर ने पटवारी घनश्याम मेरावी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार शिक्षा को लेकर तमाम दावे करती है, लेकिन ये तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। अलीराजपुर के रामपुरा गांव में आज भी स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, जिसके चलते पिछले कई सालों से शिक्षक पीएम आवास में स्कूल संचालित कर रहे हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं। पर वो स्कूल गए साल पूरे पानी के कारण से जंजर टूट गए हैं, उस कारण से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ये वो स्कूल की वजह से कभी स्कूल कहीं टूट फूट जाएगा, गिर जाए तो बच्चे का कहीं नुकसान हो जाए, इसलिए बच्चों को मतलब यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार बेहतर शिक्षा के दावे खुले मंच से करते नजर आए हैं। जहां इसकी पड़ताल करने के लिए आज हम पहुंचे थे अलीराजपुर के जोबट के गांव रामपुरा में, और आपको हम बता दें कि हमारे पीछे एक स्कूल मौजूद है जो कि प्राथमिक स्कूल है रामपुरा की, और उसकी आज क्या दुर्दशा और किस अवस्था में आज वो मौजूद है वो भी आपको हम सबसे पहले विस्तार न्यूज़ के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शाला रामपुरा के गांव में मौजूद है, प्राथमिक स्कूल है, और लगातार जर्जर अवस्था में ये भवन नज़र आ रहा है। बच्चे लगातार पानी टपकने की तो कभी इस भवन को गिरने की बात करते हैं, और आज भी बच्चे झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर हैं, तो कहीं ना कहीं पीएम आवास में बने योजना के तहत मकानों में अपनी शिक्षा पूर्ण करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर सवाल इस भवन को लेकर खड़ा होता है कि जिम्मेदार अधिकारियों की अभी तक इस भवन की ओर नज़र क्यों नहीं गई। लगातार शिक्षकों ने इस भवन को लेकर उन्हें आगाह किया, मगर आज भी बच्चों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। विस्तार न्यूज़ के लिए इस समय मैं संजय वाणी। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिडौरी जिले में एक बार फिर विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। खरगैना गांव में पीएम उज्ज्वला योजना में फर्जीवाड़े की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और कलेक्टर के निर्देश पर करीब 30 हितग्राहियों को गैस सिलेंडर चूल्हा दिलाया गया। गैस कनेक्शन मिलने के बाद महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं था। आपको बता दें कि ये महिलाएं 5 साल से गैस कनेक्शन के लिए गैस एजेंसी के चक्कर काट रही थी। इन्हें कागजों में हितग्राही बना दिया गया था। अधिकारियों ने गैस एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। प्रशासन को जैसे संज्ञान में आया तो किसी भी माध्यम से अगर मिलता है कहीं भी सूत्र तो हम उसकी तत्काल संज्ञान में लेके काम करते हैं। उज्ज्वला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें तो सवाल ही नहीं कि इस तरह की हरकत कोई करेगा और हम लोग उसको प्रशासन या शासन उसको बर्दाश्त करते हैं। डिडौरी के ग्राम जामपानी में निवासित बैगा जनजाति के लोग आज भी मिट्टी और लकड़ी के बने हुए टूटे फूटे झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं। सड़क नहीं होने की वजह से बारिश के मौसम में इस गांव तक एम्बुलेंस समेत अन्य वाहन भी नहीं पहुंच पाते। गांव का स्कूल और आंगनवाड़ी भवन जर्जर हो चुका है, जो किसी भी वक्त धराशायी हो सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि पीएम जनमन योजना के तहत महीने पहले इस गांव का सर्वे किया जा चुका है, जिसकी गवाही इस गांव के घरों की दीवारें भी दे रही हैं। लेकिन सरकारी सिस्टम की लापरवाही के चलते सर्वे के बाद भी इस गांव का नाम सरकारी पोर्टल में दर्ज नहीं हो पाया, जिसका खामियाजा बैगा आदिवासियों को भुगतना पड़ रहा है।
कवर्धा पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का रहने वाला है, जिसने नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर पहला फुसला कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। उधर सिंगरौली में 6 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती ने जब युवक से शादी करने की बात की तो युवक ने शादी करने से मना कर दिया, जिसके बाद युवती ने कोतवाली थाने में दुष्कर्म की घटना की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि मेरा एक साथी था जिसको मैं लगभग 2018 से जानती थी और फेसबुक के माध्यम से उससे दोस्ती हुई थी, लगभग लिविंग रिलेशन कह सकते उसमें रह रही थी और उसने शादी का उससे वादा कर रखा था। इसके बाद जब अभी 2024 में शादी की बात आने लगी, लड़की ने जब शादी के लिए बोला तो लड़का शादी से मना कर दिया। इस पर से लड़की ने उसके खिलाफ ये प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके मामले को गंभीरता से विवेचना की गई और आरोपी को पुलिस के द्वारा अभिरक्षा में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जाए। उधर कोरिया के चर्चा क्षेत्र में पीएम श्री शासकीय स्कूल में बाल विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने अपने अंदर के हुनर विज्ञान क्षेत्र में रुचि का प्रदर्शन किया और बाल वैज्ञानिक के रूप में विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न रिसर्च का प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए सराहना की। वहीं बताया कि बच्चों ने विज्ञान के क्षेत्र में अच्छी रुचि दिखाई है। छोटे छोटे बच्चे, नौनिहाल बच्चे हमारे साइंस एग्जीबिशन में जब उन्होंने वायु दाब का प्रयोग करके दिखाया, जब ये बताया कि कैसे केमिकल रिएक्शन से आग जल रही है, और कुछ प्रयोग तो ऐसे थे कि जिसने हमने भी पहली बार देखे हैं, तो निश्चित रूप से इनके शिक्षकों को, बच्चों को हमारी शुभकामनाएं हैं कि और अच्छे से प्रैक्टिकल करें और आने वाले भविष्य में साइंस में और इंजीनियरिंग में अपना करियर आगे बढ़ाएंगे। मुरैना में बीते 3 दिन पहले कोचिंग संचालित करने वाले संदीप शुक्ला शिक्षक के एक छात्र ने अपने 2 साथियों के साथ कोचिंग में घुसकर डंडे से मारपीट की पिटाई कर दी। इस मामले में 2 बार संज्ञान देने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर कोचिंग संचालक संघ ने हड़ताल करने की चेतावनी दी है और काली पट्टी बांधकर बच्चों को पढ़ाया। साथ ही कार्रवाई न होने पर आक्रोश भी जताया। क्योंकि ये सारी नाकामी जो है वो प्रशासन की है। सोशल मीडिया पे आजकल टेक्निकल जमाना है, कोई भी एक्टिव है सोशल मीडिया पे तो कहाँ से कर रहा है, ये तो साइबर क्राइम के लिए बहुत छोटी सी पर आज तक नहीं गिरफ्तारी हुई। आज सभी शिक्षकों ने काली पट्टी बांध के पढ़ाया है। अगर आज शाम तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो कल से फिर कोचिंगें नहीं चलेंगी। उज्जैन में महाकाल मंदिर के आउटसोर्स कर्मचारियों ने आज धरना दिया। वेतन को लेकर इन कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बात जब अधिकारियों तक पहुंची तो इन प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर हटा लिया गया। महाकाल मंदिर में KSS कंपनी आउटसोर्सिंग का काम देख रही है। मंदिर में आउटसोर्स कंपनी से सफाई और सुरक्षा समेत दूसरे काम कराए जाते हैं। तो वेतन को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों ने धरना दिया है। अफसरों ने बातचीत का प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। निजी कंपनी सफाई सुरक्षा का काम यहां पर देख रही है। ओरछा में फिल्म शूटिंग से फ्री होकर फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आए। इन दिनों कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 की शूटिंग ओरछा में कर रहे हैं और जिसके सिलसिले में कार्तिक यहां पहुंचे थे, जिसमें कार्तिक लीड रोल में नजर आएंगे आपको भूल भुलैया 3 और शूटिंग से फ्री होकर वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आए थे कार्तिक।